प्रेमी आत्मा मारीचिका पार्ट 1। ये बात आज से बहुत पहले की है, जब सामाजिक कुरीतियों और विभत्स प्रथाओं का समय हुआ करता था। एक समय एक राज्य था नागोनी होरा। ये एक आदिवासी राज्य था। यहाँ उस समय सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ और प्रथाएं प्रचलन में थी। इस राज्य की भौगोलिक आकार की वजह से इसका नाम नागोनी पड़ा, क्योंकि उसका आकार ऐसा था जैसे कई सारी नागिन अपने बिल में से निकलकर भाग रही हो। और इसका अंतिम नाम होरा यहाँ राज्य करने वाले आदिवासी राजा की जाति के आधार पर रखा गया। यहाँ के राजा का नाम तेम्बू होरा था। वो यहाँ अपनी बेटी कस्तूरी, बेटा हलक और कई सारी पत्नियों के साथ रहता था। उसकी प्रमुख पत्नी का नाम सुहागा था। राजा तेम्बू को देखकर उसके क्रूर और वहशी होने का पता लगता था। उसका चेहरा कई जगह से कटा हुआ था, पर एक निशान जो दाईं आंख के ऊपर माथे से चालू होकर उसकी नाक को पार करता हुआ बाएं गाल के आखिर तक जाता था, उसे देखकर कोई भी उसकी दहशत में आए बिना नहीं रह सकता था। तेम्बू होरा के मंत्री भी उसी की तरह खूंखार और दरिंदे थे। इनमें सबसे ज्यादा बदनाम और कमीना मंत्री था सुकेत। इसी राज्य में एक ओझा भी था जिसे बहुत सी काली शक्तियां प्राप्त थी। राजा भी इसकी राय के बिना कभी कोई काम नहीं करता था। पूरा राज्य इससे खौफ खाता था। इसका नाम था हरेन। राजा अपने सभी काम बहुत ही गुप्त तरीके से किया करता था, यहाँ तक कि इनका ये राज्य भी गुप्त था। सिर्फ नागोनी होरा के लोगों को ही इस राज्य के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा संसार में और कोई नहीं जानता था कि इस नाम का कोई राज्य भी है। और अगर कोई भूल से या भटक कर इस राज्य की तरफ आ जाता था तो फिर वो बचकर वापस नहीं जा सकता था। कहने को तो नागोनी होरा एक राज्य था और तेम्बू होरा इस राज्य का राजा, पर यहाँ होने वाले कामों को अगर आधार माने तो एक आदिवासी कबीले की तरह ही था। तेम्बू इस कबीले का सरदार था। जो लोग काली माता के भक्त थे, साथ ही बलि पूजा और नाग पूजा भी किया करते थे, पर सबसे मुख्य पूजा थी प्रेत पूजा, जिसे तांत्रिक हरेन किया करता था। इस पूजा में स्त्रियों की बलि चढ़ाई जाती थी, इसलिए इसे अधिकतर तब किया जाता था जब तेम्बू होरा किसी बस्ती या राज्य को लूट कर आता। नागोनी होरा में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय लूट पाट और अपहरण था। अपने आसपास के राज्यों और बस्तियों को लूटना, मुसाफिरों को लूटना और उनकी स्त्रियों का अपहरण करना, इसी से इनका जीवन यापन होता था। लूट की सभी वस्तुओं को पहले तेम्बू होरा के पास लाया जाता था, जिसे तेम्बू पद और जरूरत के हिसाब से सभी में बांट दिया करता था। लूट में उठाकर लाई गई लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की को तेम्बू अपने पास रखता था और फिर बची हुई लड़कियों को अपने मंत्री और बाकी लोगों में बांट दिया करता था। जब भी ये लोग लूट पाट करके वापस आते थे तब महल में जश्न का माहौल होता था। रात भर शराब और शबाब पूरे जोशों पर होती थी, पर तेम्बू के गिने चुने कुछ मंत्री और कुछ विश्वास पात्र लोगों के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। इन सभी जश्नों की तैयारी और उनमें होने वाले कामों को सफल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर थी, वो था कुमार। ये ना तो राज्य का मंत्री था और ना ही राजमहल का कोई सदस्य, पर राजा इसे अपना विश्वास पात्र समझते थे। आज के जश्न की तैयारी का जिम्मा भी कुमार के पास था, पर अब कुमार बूढ़ा होने लगा था। उसे किसी साथी की आवश्यकता थी जो इस काम में उसका साथ दे सके। कुमार चाहता था कि उसका बेटा सुब्रत इस काम में उसका साथ दे, पर यह बात तेम्बू से कहते समय उसे डर लगता था, क्योंकि इस राज्य के नियमों के हिसाब से कभी कोई बाहरी व्यक्ति राज्य में होने वाले किसी भी काम का हिस्सा नहीं बन सकता था, खासकर जश्न का। वैसे तो कुमार ने सुब्रत को बचपन से ही पाला था, पर वो उसका बेटा नहीं था। उसे आज भी अच्छी तरह से याद है। आज से करीब 15 या 16 साल पहले एक दिन जब तेम्बू मुसाफिरों के काफिले को लूट कर आया था, उस समय उसके साथ एक बच्चा भी आ गया था, जो वहाँ होने वाले कत्लेआम से डर कर धोखे से तेम्बू की गाड़ी में छुप कर बैठ गया और नागोनी होरा पहुंच गया। जब तेम्बू के दरिंदे मंत्रियों ने उसे देखा तो बहुत मारा और एक घोड़े के साथ बांध दिया। बहुत समय तक, करीब 6 से 7 महीने तक वो भूखा प्यासा कभी घोड़े के साथ कभी बैल के साथ बांध दिया जाता और हर आता जाता व्यक्ति उसे हिकारत की नज़र से देखता। एक दिन कुमार राजा तेम्बू के दरबार में आया और कहा, मालिक, अगर जान बख्शी जाए तो कुछ कहना चाहता हूँ। तेम्बू, जो कि एक तख्त पर ऊपर की ओर बैठा था, बोला, कहो, क्या कहना चाहते हो? सरदार, मैं उस लड़के के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कुछ समय पहले हमारे राज्य में धोखे से आ गया था, कुमार ने कहा। तेम्बू बहुत ही सख्त चेहरा करके तेज आवाज में बोला, कुमार, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये काम तुम्हारा नहीं है। बंदियों के बारे में बात करने के लिए मेरे पास मंत्री हैं। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम उस पर ध्यान दो। कुमार डर से कांप गया और फिर थूक निकलते हुए बोला, सरकार,
मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, पर मालिक आज तक मैं और मेरी पत्नी को संतान का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। जितनी बार भी कोशिश की, कभी बच्चा पेट में मर गया, कभी जन्म लेते ही मर गया। तो तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हें दे दिया जाए, जिससे कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बच्चे का सुख मिल सके और बुढ़ापे की एक उम्मीद। सही कहा ना मैंने? तेंबू कुमार की बात को पूरी सुने बिना ही बोल पड़ा। जी सरदार, अगर आप हाँ करें तो। कुमार सिर्फ इतना ही कह पाया। तेंबू ने अपने मंत्री को उस लड़के को सभा में लेकर आने को कहा और कुछ ही समय बाद वो लड़का सभा के बीचों बीच खड़ा था। क्या ये वही लड़का है कुमार? तेंबू ने कुमार की ओर देखते हुए पूछा। जी सरकार, यही है। कुमार इतना कहकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। तेंबू होरा जो बहुत ही खूंखार और निर्दयी राजा है, जाहिर है उसने इतनी आसानी से तो कुमार को वो लड़का सौंपा नहीं होगा। तो आखिर क्या शर्तें थी तेंबू की, और क्या कुमार ने उन्हें माना? तेंबू ने अपने मंत्री को उस लड़के को सभा में लाने के लिए कहा। कुछ समय बाद वो लड़का सभा के बीचों बीच खड़ा था। क्या ये वही लड़का है कुमार? तेंबू ने कुमार की ओर देखते हुए पूछा। जी सरकार, यही है। कुमार इतना कहकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। तेंबू ने उसी पल अपने मंत्री सुकेत को कुछ इशारा किया। सुकेत ने उस लड़के की पीठ पर जोर से लात मारी। वो पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। तब तेंबू खड़ा हुआ और उस लड़के की गर्दन को पैर से दबाने लगा। इतने में सुकेत एक जलती हुई छड़, जिसके एक ओर पकड़ने के लिए लकड़ी का हत्था था और दूसरी तरफ लोहे की जाली से कोई निशान बना हुआ था, मोहर जैसा। सुकेत ने वो मोहर वाली छड़ तेंबू होरा को पकड़ा दी। उस बेरहम इंसान ने वो मोहर उस 7 साल के बच्चे की पीठ पर लगा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। कुमार ये नजारा देखकर सहम गया। उसे लगा अब सरदार उसकी जान ले लेगा, और ये सोचकर वो कांपने लगा। कुछ देर तक सभा में शांति रही। फिर तेंबू बोला। कुमार, तुम हमारे वफादार हो और तुमने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए हमने फैसला किया है कि लड़का तुम्हें दे दिया जाए। परंतु एक बात का ख्याल रखना, अगर इसने भागने की कोशिश की या भविष्य में कभी भी इसकी वजह से नागोनी होरा के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, तो इसका अपराधी तुम्हें माना जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? कुमार की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो हाँ में जोर जोर से गर्दन हिलाते हुए बोला। सरदार, आप दयालु हैं। आपने दास पर कृपा की। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझे आपके हर शब्द याद रहेंगे। मैं आज से पूरे तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपकी बार बार जय हो। तेंबू कुमार से अपनी प्रशंसा पाकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, कुमार, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और मैं इस लड़के से भी खुश हूँ। जिस तरह से इसे इतने समय तक यातनाएं दी गई, फिर भी ये जिंदा रहा और हर यातना को बहुत ही बहादुरी के साथ इसने झेला। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बहादुर है, इसलिए आज से मैं इसका नाम सुभ्रत रखता हूँ। वहां मौजूद सभी लोगों ने राज्य की प्रथा के हिसाब से बार बार सुभ्रत के साथ कुमार का नाम लेकर सुभ्रत कुमार कहकर उसे मान्यता प्रदान की। फिर सभा खत्म हो गई। इस तरह से कुमार को अपना बेटा मिला। आज भी कुमार इस बात को नहीं भूला है, और इस घटना के बाद वो राजा तेंबू का और भी अधिक विश्वास पात्र बन गया। सुभ्रत आज भी बचपन में उसके सामने हुए नरसंहार को सपने में देखता है, और जब भी उसे ये सपना आता है तब वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर कई कई दिनों तक सो नहीं पाता। इस बात के बारे में उसने आज तक कुमार या कुमार की पत्नी को कुछ नहीं बताया। ऐसी ही एक रात एक बार फिर सुभ्रत को वही सपना दिखाई देता है और वो बेचैन होकर उठ जाता है। कुछ देर बिस्तर पर बैठने के बाद फिर टहलने के इरादे से घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलते चलते वो उस जगह पहुंचता है जहां बचपन में उसे घोड़े और बैल के साथ बांधा जाता था। अक्सर जब भी रात में उसे नींद नहीं आती या वो बहुत बेचैन महसूस करता है, तब इस जगह आ जाता है। यहाँ कुछ देर बैठने से उसे असीम शांति का अनुभव होता है। यहाँ से कुछ दूरी पर राजा तेंबू होरा का महल है, और उस महल से लगा हुआ एक खंडर के जैसा घर है जो वहां के ओझा हरेन तांत्रिक गिरी का अड्डा है। महल में आज रौनक है, क्योंकि आज शाम को ही तेंबू अपने मंत्री और कुछ लड़ाकों के साथ 3 दिन बाद एक तीर्थ यात्रियों के जत्थे को लूट कर आया है। वो अपने साथ बहुत सा सामान, सोना चांदी और कुछ दुर्लभ मूर्तियां, साथ ही 8 लड़कियों को भी लेकर आया है। आज पूरी रात महल में जश्न होगा, जिसकी तैयारी उसके बाबा कुमार ने ही की है। रात भर नाच गाने का शोर होगा और बीच बीच में उन लड़कियों की चीखें भी आती रहेंगी जिन्हें आज लूट के सामान के साथ लेकर आए।
महल का जश्न अपने पूरे जोरों पर था। तभी सुब्रत को हरेन के घर से एक बेहद ही भयानक चीख सुनाई पड़ती है, जो कि आम बात नहीं थी, क्योंकि इस तरह के जश्न में लड़कियों की चीख सुनाई देना एक आम बात है, पर इस तरह से किसी पुरुष की चीख, वो भी इतनी भयानक, उसने आज तक नहीं सुनी। वैसे भी महल में अगर जश्न है तो हरेन को भी वहां होना चाहिए। वो इस वक्त घर पर ऐसा क्या कर रहा है? सुब्रत के मन में अंदेशा आते ही सहसा उसके कदम हरेन के खंडरनुमा घर की ओर चल पड़े। सुब्रत सदे कदमों से बिना कोई आवाज किए हरेन के घर के पास मौजूद एक पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि वो खंडर ऊपर से कई जगह से टूटा हुआ था, तो पेड़ पर चढ़कर आसानी से उसके अंदर देखा जा सकता था। सुब्रत आधे से अधिक दूरी तक पेड़ पर चढ़कर एक ऐसी डाली पर धीरे धीरे आगे की ओर सरकने लगा जो सीधे हरेन के घर के ऊपर तक जाती थी। कुछ ही समय में वो डाली के छोर तक पहुंच गया। अब आसानी से घर के अंदर देखा जा सकता था। उसने देखा हरेन पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर अपनी दोनों टांगों को सामने की तरफ फैलाए हुए है और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ जमीन पर संतुलन बनाने के लिए टेके हुए है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। हरेन एक मांसल शरीर का स्वामी है। उसका रंग बिल्कुल काला है। चेहरे पर नाक बहुत ही बड़ी है, ऐसा लगता है कि उसे अलग से लगाया गया हो। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। उसके शरीर की बनावट, उसका रंग, चेहरे पर अजीब सी नाक और लाल लाल आंखों की वजह से वो वैसे ही बहुत भयानक दिखता है। उस पर वो इस समय अपने घर पर नंगा, पसीने से नहाया, जिस बेढंगी मुद्रा में बैठा है, उसे देखकर सुब्रत भय से कांप गया। हरेन लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है। अचानक उसके सामने एक गुलाबी रंग का धुआं उठने लगा, जिसने कुछ देर बाद ही एक स्त्री का रूप ले लिया। इस स्त्री के रूप का बखान शब्दों में करना असंभव है। उसका रंग दूध की तरह साफ था, किसी दाग या धब्बे से रहित। बड़ी बड़ी आंखें, पतले गुलाबी होठ, छोटे छोटे और सुंदर कान, सुराही जैसी गर्दन, पतली कमर, वक्ष बहुत ही उन्नत और ठोस दिखाई दे रहे थे। नितंब पर्याप्त उभार लिए कमर से कुछ ज्यादा ही बाहर उभरे हुए थे। उसकी कमर पर फूलों की करधनी है, कानों में भी फूलों के ही कुंडल हैं। फूलों की एक बड़ी और सुंदर माला को वो अपने ऊपरी वस्त्र के रूप में पहने है, जो उसके वक्ष स्थल की गोलाइयों को छुपाने का असंभव प्रयास कर रही है। कमर के नीचे गुलाबी रंग का एक पारदर्शी दुपट्टा इस तरह लपटा हुआ है जैसे जरा सा भी झटका देने पर वो जमीन पर आ जाएगा। इतनी सुंदर और मादक स्त्री सुब्रत ने कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। वो स्त्री कुछ समय तक अपनी मादक भाव भंगिमा से हरेन को जोश दिलाती रही और फिर धीरे धीरे हरेन के पास आने लगी। तभी एक बार फिर वही चीख सुनाई दी जिसे सुनकर सुब्रत यहां तक आया था। उसने देखा कि एक राक्षस जैसे आकार का बहुत बड़ा प्राणी, जिसके 2 दांत बाहर निकले थे, वो उस स्त्री और हरेन के बीच में प्रकट हो जाता है। हरेन के उत्तेजित लिंग से उसे पकड़कर उठा देता है। एक बार फिर वो उसी तरह से चीखता है, पर आश्चर्य था कि हरेन, जो कि सिर्फ अपने लिंग के सहारे लटका था, वो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द या पीड़ा का कोई अंश तक नहीं था। हरेन अभी भी रुक रुक कर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। वो राक्षस जैसा आदमी अभी भी हरेन को उठाए हुए है, पर अब वहां वो स्वर्ग की अप्सरा के समान लगने वाली स्त्री नहीं थी। शायद डर कर जहां से आई थी वहां चली गई। अब राक्षस हरेन को छोड़ देता है और उसके सामने बैठ जाता है। फिर हरेन मछली और शराब उसके सामने रखता है, जिसे वो राक्षस एक बार में ही खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। हरेन अब कपड़े पहनकर घर से निकलकर राजा के महल की ओर चला जाता है। आखिर कौन थी वो सुंदर हसीना और वो खूंखार राक्षसी दानव कौन था? सुनसान रात में पूजा पाठ की आड़ लेकर हरेन करता क्या है, और क्या सुब्रत इसका पता लगा पाएगा, या इसे जानने के चक्कर में किसी बड़े और खतरनाक परेशानी में पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट, प्रेमी आत्मा मारीचिका।